Can you hear me properly? ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई टर्बुलेंस तो नहीं है, सब कुछ ठीक है? स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज हमारी पहली क्लास है हीट ट्रांसफ़र की। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, कैसे, किस तरीके से होता है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लास के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो क्लास होगी, आई वुड बी टेकिंग द हीट ट्रांसफ़र क्लासेस, और बीच में मे बी सर हसाम या मैडम सादिया करीम भी क्लासेस कंटिन्यू करें। हमने टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और उस टॉपिक्स के लिहाज से वी विल चेंज, मतलब जो टीचर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ तक मुझसे कंसर्न है, तो अगर मेरी टीचिंग के बारे में कोई भी कंसर्न हो या कुछ भी हो, तो यू कैन इजीली लेट मी नो। सर हसाम ने ऑलरेडी बुक्स अपलोड कर दी हैं टीम्स के ऊपर, तो यू कैन सी देयर आर 6 नंबर ऑफ बुक्स दैट हैज़ बीन अपलोडेड। तो वो सारी बुक्स हैं रेफरेंस के लिए। बट मेजरली जो हम कोर्स अपना जो कंटिन्यू करेंगे, वो हम करेंगे राजपूत से और कर्ण से। राजपूत एंड कर्ण वुड बी यूज मोर ऑफन एज कम्पेयर टू बाकी सारी बुक्स के। ठीक है, और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन, कि कोर्स आउटलाइन क्या है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास मेजरली जो है वो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर्स हैं। यू वुड बी अवेयर ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमारा जो मेजर कोर्स का एरिया है वो हमारे पास कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। When we will finish those modes of heat transfer, उसके बाद we will study about heat exchangers basically and then evaporators. ठीक है, तो इतना आपका कोर्स आउटलाइन वैसे तो देखने में इतना लेंथी नहीं है, बट इट इज़ क्वाइट लेंथी कोर्स, क्योंकि जो कंडक्शन है और कन्वेक्शन है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर हमें आखिर में हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग के ऊपर भी फोकस करना है, तो हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी टाइम लेगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जो है खुद से जो है सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप जो क्लास में हम कर रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते रहें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमारे पास, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कवर इट इन 16 वीक्स, क्योंकि 16 वीक्स का ही हमारे पास टाइम होता है। तो आप लोग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक नॉलेज है, वो आप लोग को खुद ही जो है इम्प्रूव करने, खुद ही स्ट्रेंथन करना है उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप लोग जब हम हीट ट्रांसफ़र को यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास पढ़ रहे हो, तो आप लोग जो है वो बेसिक क्वेश्चंस की वजह से कंफ्यूज ना हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, हमारे पास जो कंडक्शन है, आई वुड बी, हम जो अभी इस वीक में और नेक्स्ट वीक के अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हीट ट्रांसफ़र क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जनरली कितनी टाइप्स की हीट, मतलब कितने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर हैं, किस तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, उनको हम देखेंगे जनरली। एंड देन फिर वी विल गो इनटू डिटेल, और डिटेल में भी हम पहले कंडक्शन करेंगे, देन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड देन व्हेन वी विल फिनिश ऑल दीज, उसके बाद वी विल गो टूवर्ड्स द डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड एवेपोरेटर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस हवाले से? आपकी कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन को मैं डिफाइन कर लेती हूँ। आपके पास मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, इसके रिलेवेंट प्रॉब्लम्स भी होंगी। फिर हम डिटेल में देखेंगे कंडक्शन को, कन्वेक्शन को एंड देन रेडिएशन को। व्हेन वी विल कंप्लीट ऑल दीज 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, उसके बाद वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ हीट एक्सचेंजर डिज़ाइनिंग, और हम एवेपोरेटर्स की डिज़ाइनिंग को भी थोड़ा बहुत ही क्या कहते हैं टच करेंगे। अच्छा, हीट एक्सचेंजर है, इसकी हम कोशिश करेंगे कि हम काफ़ी डिटेल में जाए, क्योंकि सिंस केमिकल इंजीनियरिंग में हीट एक्सचेंजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इवेपोरेटर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि इवेपोरेटर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन हीट एक्सचेंजर हमारे पास हर इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज़ होता है, एंड इट इज़ कॉमनली यूज अमंग, मतलब कॉमनली यूज इन एवरी केमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर की टाइप, उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट हीट एक्सचेंजर्स मोर, तो आप लोगों को अपनी स्पीड को जो है काफ़ी फास्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, जो बुक्स हैं रिकमेंडेड, वो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर इंक्लूड कर दी हैं, और सर हसाम ने ऑलरेडी अटैच भी कर दी है फाइल के सेक्शन में। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है हमारे पास बुक्स के अंदर? जो कर्ण और राजपूत है, नंबर 1 एंड नंबर 2, वी वुड बी यूजिंग इट मोर ऑफन एज कम्पेयर टू बाकी सारी बुक्स की।
इस अब तक कोई प्रॉब्लम है कोर्स आउटलाइन के बारे में या रिकमेंडेड बुक्स के बारे में? आई होप नॉट। ठीक है, चलो तो लेट्स मूव ऑन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना हीट ट्रांसफ़र के बारे में कि हीट ट्रांसफ़र क्या है और क्या मतलब किस तरीके से होती है। सबसे पहले बात करते हैं हीट की। हीट हमारे पास क्या है, साइंस में पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग बहुत ही 4th क्लास से 5th क्लास से कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्वियसली। ठीक है, अब हमारे पास वो एनर्जी की फॉर्म क्या है, वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती है ना, तो हीट इज़ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास किस वजह से एग्जिस्ट करती है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अगर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो हीट ट्रांसफ़र भी हमारे पास किस वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो आपके पास जो पूरा कोर्स है, इस कोर्स का हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा तभी हीट ट्रांसफ़र होगी, तभी हमारे पास हीट एग्जिस्ट करेगी टेम्परेचर की वजह से, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारे पास हीट ट्रांसफ़र अकर होगा। ठीक है, हीट हमारे पास जनरली मेजर करते हैं हम BTUs, कैलोरीज और जूल्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक सी साइंस की चीज़ है ये, इट्स नॉट सो एडवांस कि आप लोग को जो है ना कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास मेजर चीज़ पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये कि हमारे पास हीट एनर्जी की फॉर्म है, टेम्परेचर इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर हमारे पास मेजर करता है सिर्फ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कि ये कितनी गर्म है, ये कितनी ठंडी है। इट विल नॉट टेल यू कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इट हैज़। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, हीट है। टेम्परेचर सिर्फ उसको बता रहा है कि इसका करंट टेम्परेचर इतना है, इसकी गर्माइश इतनी है, ये इतना ठंडा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये आ गया। फिर दूसरा हमारे पास डिफरेंस आ गया कि हमारे पास जो हमारे पास हीट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर भी होती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये डायरेक्शन तो डिटर्मिन नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते हैं कि आपके पास ए बॉडी से बी बॉडी के अंदर हीट ट्रांसफर होगी या बी बॉडी से ए बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगी। आपको दोनों की एनर्जीज पता है। लेट्स से आप कह रहे हैं कि एक ए बॉडी है, इसके अंदर 160 कैलोरीज एनर्जी मौजूद है, बी बॉडी है, इसके अंदर 260 कैलोरीज एनर्जी मौजूद है। लेकिन यू कैन नॉट टेल कि आपके पास ए से बी हीट जो है हीट ट्रेवल करेगी, हीट ट्रांसफर होगी, या बी टू ए हीट ट्रांसफर होगी। इफ़ यू नो द टेम्परेचर, अगर आपको इनका टेम्परेचर पता है तो यू कैन ईजिली डिटरमाइन कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी। लेट्स से आपके पास ए है, इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बी है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यू कैन ईजिली डिटरमिन कि ऑब्वियसली बात है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट रिमूव होगी और इट विल मूव टूवर्ड्स दी अदर डायरेक्शन, यानी जिसकी हीट कम है, जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ पे मूव करेगी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं? इफ़ आई एम टू फास्ट प्लीज़ लेट मी नो एज वेल, ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन कर लूँ। कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? वाई आर यू नॉट, कैन यू नॉट हेयर मी प्रॉपरली? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब सो रहे हैं क्या? मैंने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मेरे टीचिंग स्टाइल का भी कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट लेट मी नो, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी एक और थर्ड पॉइंट। ठीक है, हमारे पास जो हीट है इट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एनी बॉडी हैज़। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी का मतलब ये है कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास करस्पॉन्ड करता है टूवर्ड्स दी काइनेटिक एनर्जी ऑनली। ठीक है, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी बॉडी की, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सेम गोज फॉर हीट एज वेल, लेकिन हीट सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर सोली डिपेंड नहीं कर रहा, हीट पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब इस बारे में एक और बात याद रखिए। अब हमारे पास, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ, एक हमारे पास फ्लूइड है, उसको मैं कंप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, जब मैं कंप्रेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, उसका जो है अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है,
अब ये टेम्परेचर जो इंक्रीज आ रहा है ये आ रहा है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के भी, ठीक है। वाइब्रेशन जो कॉज हो रही है, वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं इस जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इस टेम्परेचर को यूज़ कर सकती हूँ हीट ट्रांसफर के लिए या नहीं यूज़ कर सकती? मुझे आंसर करो इस बात का। कर सकती है साहब। नहीं कर सकती। हो सकता है। क्यों नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि मैकेनिकल वर्क, मैं बता रही हूँ। देखो, हमारे पास जब भी हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, हम बात करते हैं उसके अंदर उसकी कितनी एनर्जी मौजूद है, ठीक है। अब एनर्जी हमारे पास आ जाती है दो तरह की, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया, वर्क डन हुआ, इसकी वजह से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, सही है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होगा वैसे ही वो क्या करेगा, दोबारा से बैक टू इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, दोबारा से टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब हमारे पास हमें उसको पूरा जो है, अब ये जो मैकेनिकल वर्क हुआ है इस वर्क को मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ एज अ हीट की फॉर्म, क्योंकि तो मैकेनिकल वर्क था ना, मैंने उसको कंप्रेस किया, तो मैंने क्या किया, मैकेनिकल वर्क किया, उसके ऊपर मैंने उसको हीट तो प्रोवाइड नहीं की ना। जब मैंने उसको हीट ही प्रोवाइड नहीं की तो मैं हीट ट्रांसफ़र कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं उसको बर्न करती, मैं उसको हीट करती, मैं उसको जैसे फ्लेम के नीचे रखती, तो उसकी वजह से वो जो एनर्जी गेन करता, उसकी वजह से वो जो टेम्परेचर गेन करता, तो फिर उसको वो आगे हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करता। अभी मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैकेनिकल वर्क किया, मैंने उसको जो एनर्जी प्रोवाइड की वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों की फॉर्म में प्रोवाइड की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विच लेड टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल, ठीक है। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम हमारे पास डिस्टर्ब होगा, वो वापस कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए। वो जैसे ही हमारे पास हम उसके कंप्रेशन जितना हमने उसको कंप्रेस किया है, वो जैसे ही कंप्रेशन का उसका इफेक्ट खत्म होगा, वो दोबारा से एक्सपेंड होगा। जब दोबारा से एक्सपेंड होगा हमारे पास, तो जितनी एनर्जी उसने गेन की थी वो वापस लूज करेगा, ठीक है, तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं उसे बर्न करती हूँ तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, सिस्टम एनर्जी गेन नहीं कर रहा, बल्कि मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं और अपनी वो यूज़ कर रहे हैं एज अ हीट ट्रांसफर, या वो यूज़ कर रहे हैं टू ट्रांसफर हीट टू अनदर सब्सटेंस। ये बात समझ आई? जो मैकेनिकल हमारे पास मैकेनिकल वर्क हम करते हैं ना, उसकी वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो यूज़ नहीं हो सकता हीट ट्रांसफर के लिए। हमें हीट प्रोवाइड करनी है किसी भी सब्सटेंस को, तो हम उसे क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट ही प्रोवाइड करेंगे। हम इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं हीट। जो हमारे पास इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास, वो हमारे पास करस्पॉन्ड करे टूवर्ड्स हीट ट्रांसफर। जो हमारे पास वर्क डन वाले जो इक्वेशन है, वर्क डन वाला जो कोफिशिएंट है, वो हमारे पास इंकॉर्पोरेट नहीं करेगा हीट ट्रांसफर के अंदर। समझ आई ये वाली बात या नहीं आई? आ गई मैं। ठीक है। तो जो मैकेनिकल वर्क हम करते हैं ना, वो मैकेनिकल वर्क बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा हीट ट्रांसफर के अंदर, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी में भी हमारा जो मेजर फोकस होगा वो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो, हमारे पास जो इंथैल्पी होती है वो किसके बराबर होती है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास करस्पॉन्ड करे अपने सिस्टम की कितनी एनर्जी है, और दूसरा वर्क डन कि हम उसके ऊपर कितना वर्क डन कर रहे हैं। तो जब हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र में हमारा कंप्लीटली फोकस होता है इंटरनल एनर्जी के ऊपर। जो हमारे पास इंथैल्पी के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एनर्जी, उसको हम कंसीडर करेंगे हीट ट्रांसफ़र के अंदर। अगर इंथैल्पी के अंदर चेंज आ रहा है वर्क डन की वजह से, जैसे मैंने कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, तो उसको हम हीट ट्रांसफ़र में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल वर्क हुआ। हमें मैकेनिकल वर्क कंसीडर नहीं करना हीट ट्रांसफ़र के लिए, हम सिर्फ एनर्जीज को कंसीडर करेंगे, और वो एनर्जीज कौन सी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सही है। तो अगर मैं कंप्रेस कर रही हूँ किसी भी फ्लूइड को, या मैं एक्सपेंड कर रही हूँ किसी भी फ्लूइड को, तो उसकी वजह से अगर वो टेम्परेचर गेन या रिड्यूस कर रहा है, तो वो टेम्परेचर गेन और जो डिक्रीज है वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है हीट ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। मुझे उसकी इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत है, मुझे उसके मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत नहीं है। समझ आई ये वाली बात या नहीं आई? हम जो मैकेनिकल वर्क हमने, जैसे पंप है,
पंप से क्या कर रहे हैं आप, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है आपका फ्लूइड जो है काफ़ी डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है। तो पंप से क्या हुआ, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, लाइक लेट्स से 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इंक्रीज हो गया। तो जो 2 डिग्रीज है वो मैकेनिकल वर्क की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो वो आप यूज़ नहीं करोगे हीट ट्रांसफर के लिए, उससे आप किसी और फ्लूइड को हीट नहीं कर सकते हो। आपने कंप्रेसर यूज़ किया, कंप्रेसर के अंदर आपने वाटर एंटर करवाया, वाटर को आपने कंप्रेस किया बहुत, लेट्स से 100 psi तक आपने कंप्रेस किया, उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो गया। अब आप बोलो कि इसके अंदर तो इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको यूज़ कर लूँ किसी और चीज़ को गर्म करने के लिए, लेट्स से मैं इसको यूज़ कर लूँ दूसरे वाटर को, कूलिंग वाटर को गर्म करने के लिए, तो यू कैन नॉट यूज़ दैट, क्योंकि जो कंप्रेसर ने कंप्रेस किया उसकी वजह वो क्या है, मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, जैसे ही आप उसको कूलिंग के लिए यूज़, हीटिंग के लिए यूज़ करोगे, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, वो वापस अपनी बैक टू इक्विलिब्रियम वाली स्टेट अचीव करने की कोशिश करेगा, वो जो उसने टेम्परेचर गेन किया था वो वापस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है हीट ट्रांसफ़र के अंदर कि हम जो है हीट की वजह से जितनी भी हमारे पास एनर्जी गेन हुई है, या हीट की वजह से जितना भी टेम्परेचर गेन हुआ है, सिर्फ उसको यूज़ करें। अगर मैकेनिकल वर्क की वजह से टेम्परेचर गेन हुआ है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं हीट ट्रांसफ़र के अंदर। आप किसी चीज़ को बर्न करोगे, आप किसी चीज़ को हीट करोगे बाय यूजिंग हीटर, या आप किसी चीज़ को आप क्या कहते हैं रेडिएशन के थ्रू हीट करोगे, या किसी चीज़ को आप फ्लेम के थ्रू हीट करोगे, तो ही आप उसको यूज़ कर सकते हो हीट ट्रांसफ़र के अंदर। कंप्रेस करके, एक्सपेंड करके आप किसी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वो यूज़फुल नहीं है हीट ट्रांसफ़र के अंदर, क्योंकि वो मैकेनिकल वर्क है। आपको इसके अंदर हीट के बारे में बात करनी है। हीट आप कौन सी बात करोगे, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जो इंथैल्पी में U प्लस W होता है ना, तो उसके अंदर आप U के ऊपर फोकस रखोगे, जो W है वो मैकेनिकल वर्क है, वो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़फुल है, लेकिन वो हीट ट्रांसफर के अंदर सिग्निफिकेंस नहीं रखता, वो यूज़फुल नहीं है, उसमें हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। डिड यू गेट माई पॉइंट, या दोबारा से आई हैव टू डिस्क्राइब इट? बताओ मुझे, समझ आई ये वाली बात? बस इतना बात याद रखो कि मैकेनिकल वर्क की वजह से अगर हीट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो वो यूज़फुल नहीं है हीट ट्रांसफर के अंदर, सिर्फ इंटरनल एनर्जी हमारा मेजर फोकस है। डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब यस हम मैम। बात करते हैं, ठीक, अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की हमारे पास। अब हमारे पास हमें एक तो कॉमन लॉ है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो हमारे पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के दरमियान एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, हीट ट्रांसफर हो गया, तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी, कंजर्व होगी। जितना एक सिस्टम एनर्जी लूज करेगा उतना ही दूसरा सिस्टम एनर्जी गेन करेगा। लेकिन टेम्परेचर में ऐसा नहीं है। टेम्परेचर के अंदर हमारे पास ये नहीं कि अब लेट्स से सिस्टम ए है, उसका 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सिस्टम बी है, उसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिस्टम बी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जो सिस्टम ए है वो हमारे पास 40 डिग्री से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन जो टोटल हीट है इट वुड बी सेम, लेकिन टोटल टेम्परेचर इट वुड नॉट बी सेम। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ लगेगा, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जितना हीट एक सिस्टम लूज करेगा उतनी ही हीट दूसरा सिस्टम गेन करेगा, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर नहीं एप्लीकेबल हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सिस्टम 40 डिग्रीज इंक्रीज कर रहा है अपना टेम्परेचर, तो दूसरा सिस्टम 40 डिग्रीज डिक्रीज नहीं करेगा अपना टेम्परेचर। ठीक है, इट माइट नीड ऑब्वियसली, जैसे 80 डिग्रीज को रिड्यूस करे तो दूसरा वाला सिस्टम जो है 20 डिग्रीज इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी लूज हो रही है और कितनी एनर्जी गेन हो रही है। टेम्परेचर जो है एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है, टेम्परेचर डायरेक्टली जो है रिलेटेड नहीं है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, एनर्जी जो है हमारे पास टोटल सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल टेम्परेचर पूरे सिस्टम का कांस्टेंट है। ठीक है, इट वुड वेरी। अच्छा, अगर ये वाली बात अभी समझ नहीं आ रही है तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि टोटल जो सिस्टम है हमारे पास उसका टेम्परेचर सेम नहीं रहता, इट वुड वेरी। ठीक है, फिर हमारे पास एक और बात आ जाती है कि जो हमारे पास हीट है इट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, हमारे पास हीट की वजह से टेम्परेचर चेंज आता है, सही है।
और जो टेम्परेचर है ये इफेक्ट है हीट का, ठीक है, कॉज नहीं है। कॉज तो हीट आप दे रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो हीट क्या हो गया, कॉज हो गया, और इफेक्ट क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर है हमारे पास, इसका SI यूनिट क्या है, जूल्स है, ठीक है, और बाकी यूनिट क्या है, BTU है, और क्या कहते हैं, कैलोरीज है, ठीक है। जबकि टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, बाकी यूनिट आपको पता है सेंटीग्रेड हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रेंकाइन हो गया, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? शैल वी मूव ऑन? हमारे पास हम आज जो हमारी क्लास है वो पूरी टोटली बेसिक है। कल से हम कंडक्शन स्टार्ट करेंगे अपने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो जो आज हम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आगे हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है। आज अब जो मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस करूँगी आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ज़रा ध्यान से कोशिश करना। वैसे आई एम श्योर कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स पता होंगे क्योंकि काफ़ी बेसिक पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट। Whenever there is an exchange of heat, heat lost by the hot body is always equal to heat gained by the cold body. क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, जितना हमारे पास हीट एक बॉडी लॉस करेगी, वही हीट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ हीट दूसरी बॉडी गेन करेगी। ये हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अगर इवन आइसोलेटेड सिस्टम ना भी हो तो फिर हमारे पास जो है, हम उसकी बात करते हैं कि सराउंडिंग में लॉस करेगी, तो हम उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से मेरे पास एक ग्लास, ठीक है, कोल्ड वाटर का। अब इसके अंदर मैंने एक मेटल का, हॉट मेटल का क्यूब डाला। तो हमारे पास ये जो हॉट मेटल का क्यूब है, ये एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और कोल्ड वाटर क्या है, एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो जितनी एनर्जी ये हॉट मेटल लूज करेगा उतनी ही एनर्जी ये कोल्ड वाटर गेन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला फिनोमिना लगता है कि एनर्जी हमारे पास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो एनर्जी हमारे पास क्या है, कहीं भी लॉस नहीं होगी, हम उसे क्रिएट नहीं करें। इससे क्या होगा कि हॉट मेटल अपनी एनर्जी लूज करेगा, विच विल बी गेन बाय द कोल्ड वाटर, ठीक है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये हमारे पास कब तक एनर्जी हमारे पास ट्रांसफ़र होती रहेगी, जब तक कि हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं आ जाए। कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है ना, कि हीट इज़ द कॉज एंड टेम्परेचर इज़ द इफेक्ट, ठीक है। अभी क्या है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। जब मैंने इस हॉट मेटल को कोल्ड वाटर के अंदर डाला तो क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र होना शुरू, एनर्जी ट्रांसफ़र होना शुरू, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ठीक है। अब कब तक होगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, करस्पॉन्ड नहीं हो जाता, ठीक है। एक ही टेम्परेचर दोनों का मेंटेन नहीं हो जाता। जब दोनों का एक ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर देयर वुड बी नो ड्राइविंग फोर्स, कोई फोर्स ही नहीं होगी। जब कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं होगी तो फिर देयर विल बी नो मोर हीट एक्सचेंज, देयर विल बी नो मोर एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। ये वाली बात समझ आई। तो हमारे पास इस पूरे हीट ट्रांसफर के अंदर वी हैव अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ टेम्परेचर। जैसे मास ट्रांसफर के अंदर ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, उसी तरीके से हीट ट्रांसफर के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। Whenever there is a difference in temperature, heat will flow. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, हीट फ्लो नहीं करेगी। टेम्परेचर डिफरेंस होगा, हीट विल फ्लो, ठीक है। अब हमारे पास हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब मैंने कहा ना कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट विल फ्लो। अब हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि कभी भी लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर फ्लो करेगी। लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर उस वक्त फ्लो करेगी जब हम उसके ऊपर वर्क डन करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क, वो थर्मोडायनेमिक्स के एरिया में आता है। लेकिन जब हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं, जनरली नेचुरल उसकी फिनोमेना की बात करते हैं, तो नेचुरली हमारे पास क्या होता है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। देयर इज अ हॉट कप ऑफ अ टी। अब जो हॉट कप है टी का, लेट्स उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के मुकाबले में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस की बात है जो टी है उसकी एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर जो है स्केप करेगी, सही है, लूज होगी इन्वायरमेंट टूवर्ड्स इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है और टी का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हायर टू लोअर मूव करती है हीट, एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन। तो हमारे पास ऑब्वियसली बात है फ्रॉम टी टू इन्वायरमेंट हीट विल ट्रेवल। लाइकवाइज हमारे पास आइसक्रीम, ठीक है। अब आइसक्रीम में उसका टेम्परेचर कम है और हमारे पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा इसके अंदर बिल्कुल वाइस वर्सा होगा।
इससे ना होगा कि इन्वायरमेंट अपनी जो इन्वायरमेंट है वो अपनी एनर्जी लूज करेगी टूवर्ड्स आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग क्योंकि उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि इट विल गेन हीट। ठीक है, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हॉट टी की बात करेंगे तो द हीट विल फ्लो फ्रॉम टी टू इन्वायरमेंट। इन टर्म्स ऑफ कोल्ड आइसक्रीम की बात करेंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम इन्वायरमेंट टूवर्ड्स द आइसक्रीम। ठीक है, तो हमेशा हीट विल ट्रेवल फ्रॉम अ हायर रीजन टू अ लोअर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, उल्टा भी पॉसिबल है, फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू अ हायर टेम्परेचर भी पॉसिबल है, बट वी विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ मैकेनिकल वर्क, इट इज़ नॉट नेचुरली पॉसिबल। ठीक है, नेचुरली जो हमारे पास जनरली हमारे पास होता है वो ये होता है कि हीट विल ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये तो आप लोगों ने 6, 7, 8 में सब जगह पे पढ़ा होगा। अब होता क्या है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एक कोल्ड सब्सटेंस है। कोल्ड सब्सटेंस में क्या होता है, मॉलिक्यूल सॉलिड के पास है, सॉलिड है, मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम है इसका मतलब कि उनके लिए वाइब्रेशन बहुत ही मिनिमम हो रही है, वाइब्रेशन मिनिमम हो रही है, टेम्परेचर कम है। सही है, अब व्हेन यू विल स्टार्ट हीटिंग द एलिमेंट या हीटिंग द सब्सटेंस, आपने सॉलिड को हीट करना शुरू किया तो ऑब्वियसली बात है द हीट विल कॉज द वाइब्रेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब उस वाइब्रेशन से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन से काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली बात है वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा विग्रसली वाइब्रेट करेंगे वो उतना ज़्यादा अपने आगे पीछे के मॉलिक्यूल्स को भी पुश करेंगे। अभी ये हमारे पास मॉलिक्यूल स्टेशनरी से करस्पॉन्ड टू स्टेशनरी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेशनरी है, ये जो है क्वाइट स्टैटिक है। ठीक है, जब ये स्टैटिक थे तो ऑब्वियसली बात है एक दूसरे ये अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को पुश नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि पुश कर सकें। लेकिन जब आपने इनको हीट प्रोवाइड की तो उससे क्या हुआ, इनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गई। जब वाइब्रेशन इंक्रीज हुई तो ये क्या करेंगे, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को पुश करना शुरू करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है इनके दरमियान गैप आना शुरू हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इस डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारे पास एक्सपेंशन हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात। तो जब भी आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। जब भी आप किसी चीज़ को कूल डाउन करते हैं उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हमारे पास इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है ब्रिजेस। ब्रिजेस के लिए हमारे पास हिंजेस हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इन हिंजेस का पर्पस क्या होता है कि हमारे पास गैप जो है हमारे पास, क्योंकि समर्स हैं और विंटर्स हैं, तो विंटर्स में हमारे पास कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, समर्स के अंदर एक्सपेंशन हो रही है। तो जो ये मेटल्स हैं ये भी हमारे पास जो है एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली बात है। और मेटल्स आर प्रोन टू मतलब बहुत अच्छे बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बेस्ट कंडक्टर्स होते तो ऑब्वियसली बात है वो उतनी ही ज़्यादा हीट को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा इनके लिए टेंडेंसी होगी एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, अब ये वाली बात हो गई। तो अब हमारे पास अगर हमारे पास ये गैप हम ना इंट्रोड्यूस करवाएं तो उससे क्या होगा, हमारे पास देयर वुड बी अ हाई चांस कि ब्रिजेस हैं वो हमारे पास एक्सपेंशन को बेयर ना कर पाएँ एंड टूट जाए। तो टू अवॉइड दैट हैजर्ड हम क्या करते हैं, हम गैप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ब्रिजेस के दरमियान। इतना मिनिमम गैप होता है ये कि वो कॉन्ट्रैक्शन को और एक्सपेंशन को बेयर कर सके और वो ब्रिज जो है अपनी शेप भी मेंटेन कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम वाइड गैप भी इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि फिर वो ब्रिज सस्टेन नहीं कर पाएगा हमारे पास गाड़ियों का भी। ठीक है, तो हम इतना गैप इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिमम कि जब हमारे पास समर्स आए और हीटिंग हो हमारे पास तो उस हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन का एरिया कवर कर सके। और हमारे पास जब विंटर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद अपनी शेप मेंटेन कर सके, टूट ना जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉमन जो हमारे पास फिनोमेना होता है कि जो हमारे पास हीटिंग हो रही है तो सब्सटेंस विल एक्सपेंड, अगर कूलिंग हो रही है तो दे विल कूल डाउन। एक्सपेंड और कूलिंग एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना क्या, वो रीज़न क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा विग्रसली मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, जितना कम मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास स्टैटिक मतलब उतने ज़्यादा वो इस आवाज में शोर आ रहा है। शोर आ रहा है।
यस मिस, बीच में मिस आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। अब सही है? इज इट बेटर नाउ? यस मिस। ठीक है। अच्छा, शोर की वजह से कोई ऐसी चीज जो मिस हो गई हो दैट यू वांट मी टू रिवाइज, ऐसी कोई चीज नहीं है? चलो चलो मूव। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखिएगा कि एक्सपेंशन की वजह से, वो हीटिंग वजह से एक्सपेंशन होती है हमारे पास जनरली। अच्छा, ये जो एक्सपेंशन है हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होती है, ये हमारे पास हर फेज में होगी, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज गैस, वेदर इट इज लिक्विड। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड के अंदर हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, हीटिंग की वजह से हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल के दरमियान भी ज़्यादा एक्सपेंशन होती है। अब लेट्स से हमारे पास एक रूम है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा है हॉट एयर लेस डेंसर होती है और कोल्ड एयर मोर डेंसर होती है। उसकी वजह क्या है कि मॉलिक्यूल्स टाइटली, अब जितना ज़्यादा हमारे पास हीट हम प्रोवाइड करेंगे एयर को, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो लेस डेंस हो जाएंगे। कोल्ड एयर में क्या होता है हमारे पास, कि ऑब्वियस सी बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी हम रिड्यूस कर देते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो ज़्यादा फार तक मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो कोल्ड एयर है वो डेंसर हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन वाला फिनोमेना है ये हर चीज़ में होता है, वेदर इट इज सॉलिड, वेदर इट इज गैस, वेदर इट इज लिक्विड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। In order to change the state of a body from solid to liquid or to gas without rise in temperature, certain amount of heat is required. ठीक है, अब इसकी पॉइंट के लिए समझने के लिए दो चीज़ें जरूरी है। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट हमारे पास वो हीट होती है जो हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। ठीक है, वो फेज चेंज नहीं करती, वो सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। जबकि लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है, वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करती बल्कि वो फेज चेंज करती है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल सबसे कॉमन क्या है, वाटर की। ठीक है, वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, आइस है। अब वाटर को हमने क्या किया, आइस को हमने क्या किया, मेल्ट करना शुरू किया विद अ फ्लेम। ठीक है, अभी आइस का करंट टेम्परेचर लेट्स से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जब आइस मेल्ट होना शुरू हो रही है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होगा हमारे पास, इट विल मेंटेन टू 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 4 तक हमारे पास क्या होगा, जितनी भी हीट हम यहाँ पे प्रोवाइड करें वो सारी की सारी हीट क्या करेगा, यूज़ करेगा मेल्टिंग के लिए। ठीक है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हीट यूज़ नहीं करेगा, वो सारा का सारा उसका फोकस क्या होगा कि सारी आइस मेल्ट हो जाए। ठीक है, वो फेस चेंज के ऊपर अपनी सारी हीट को यूज़ कर लेगा, टेम्परेचर के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ही आइस हमारी सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी, फिर भी हम अगर उसको हीट कर रहे हुए तो उसका फोकस क्या होगा, अब उसका फोकस होगा टेम्परेचर इंक्रीज करना। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है फेस चेंज तो नहीं हो सकता ना, फेस तो चेंज हो गया, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड आ गए हम, तो फेस चेंज क्या हुआ, लेटेंट हीट की वजह से हुआ। जितनी भी हमने फ्लेम के थ्रू हीट प्रोवाइड की उसने सारी की सारी हीट यूज कर ली टू चेंज द फेस। टेम्परेचर को उसने चेंज नहीं किया, उसने क्या किया, वो सारी की सारी हीट को यूज किया फेस चेंज करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब लिक्विड सारा हमारे पास फेस आ गया, तो अब अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें तो वो हीट किस लिए यूज करेगा, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो क्या हो गया हमारे पास, सेंसिबल हीट। उसने क्या किया, अब जितनी भी हम उसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करें, एडिशनल हीट प्रोवाइड करें, उसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी उनके इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो गया, लेट्स से 0 to 4 तक हमारे पास मेल्ट हुआ था, 4 to 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे पास टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब 99 के बाद जैसे ही उसने 100 अचीव किया, फिर क्या हुआ हमारे पास, 100 के बाद अब जितनी भी हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी की सारी किस लिए यूज़ करेगा, दोबारा से फेस चेंज करने के लिए, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो अब 100 जैसे ही वो टच करेगा, रीच करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके बाद वो जितनी भी हीट हम उसको एडिशनल देंगे वो सारी की सारी हीट जो है किस में यूज़ होगी, चेंज द फेज ऑफ द वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो हमारे पास जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, वो हमारे पास स्टीम बनने में यूज होने लग जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा, उसका टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब तक कि सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्टीम नहीं चेंज हो जाते, तब तक कि क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर सेम रहेगा।
फिर जैसे ही हमारे पास स्टीम बन जाएंगे सारे मॉलिक्यूल्स, फिर क्या होगा, दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास अगर हमें स्टेट चेंज करनी है किसी की भी, या हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो हमें दोनों के लिए हीट प्रोवाइड करनी है। अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टू चेंज द स्टेट, तो क्या हो जाएगी हमारे पास लेटेंट हीट। अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास सेंसिबल हीटिंग। ठीक है, जब सेंसिबल हीट की बात करते हैं, ड्यूरिंग द सेंसिबल हीटिंग हमारे पास टेम्परेचर चेंज होता है, सही है। ड्यूरिंग द लेटेंट हीट हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग द सेंसिबल हीट हमारे पास फेज सेम रहता है, अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा, गैस है तो गैस रहेगा, सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा। ड्यूरिंग द लेटेंट हीट हमारे पास फेज जो है चेंज होता है, अगर सॉलिड है तो लिक्विड होगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? नो मैम। प्लीज ले श्योर, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे हम दोबारा से इसको रिवाइज नहीं करेंगे, बट इट वुड बी वेरी यूजफुल इन हीट एक्सचेंजेस। ठीक है, अब हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड और कूल्ड इट मास डज नॉट चेंज। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हमारे पास हीटिंग और कूलिंग से वेट के ऊपर या मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो फर्क पड़ता है उसकी वॉल्यूम पे पड़ता है। ठीक है, अब मैं किसी चीज़ को हीट कर रही हूँ, अब मैंने हीट कर लिया, लेट्स से ये हमारे पास ए है, ठीक है, चॉकलेट मिल्क है, इसका डिग्री हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, बी है हमारे पास, इसका हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, दोनों का हमारे पास क्या है, वेट सेम है, 250 ग्राम 250 ग्राम। इन दोनों का वॉल्यूम में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इन टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वाइब्रेशन की वजह से, और इनका वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन होती है। अब किस हद तक एक्सपेंशन होगी ये वेरी करता है मटीरियल टू मटीरियल। कुछ मटीरियल होते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एक्सपेंशन होती है, कुछ मटीरियल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होती है। सिंस लिक्विड है तो लिक्विड के अंदर बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होती है, लेकिन होती है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमारे पास, एक मिनट, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन दैट आई नीडेड टू आस्क यू। मुझे दोबारा से याद करने थे क्वेश्चन क्या था। अच्छा हाँ, ठीक है, अब मेरे पास एक ग्लास है, दोनों का वेट सेम है। ठीक है, 250 ग्राम है 250 ग्राम है, एक के अंदर कोल्ड चॉकलेट मिल्क है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक के अंदर हॉट चॉकलेट मिल्क है 70 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब मुझे बताइए इन दोनों में थर्मल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? ये तो बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं, आई एम श्योर। किसकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, किसके अंदर हीट ज़्यादा होगी? 70 डिग्री सेल्सियस और बिल्कुल चॉकलेट। एग्जैक्टली, बिल्कुल 70 डिग्री के ऊपर हॉट चॉकलेट के अंदर। अब मुझे यही आंसर है सेकंड फिगर के अंदर कि हमारे पास सी और डी है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों कोल्ड है। बट एक का वेट हमारे पास, एक का मास 250 ग्राम है और दूसरे का मास 900 ग्राम है। तो अब इसके अंदर किसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी? सेम होगी। थर्मल एनर्जी सेम होगी, श्योर? यस मैम, सेम होगी। फर्स्ट नहीं, डी की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, 900 ग्राम वाले की 900 की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मास है, तो उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, हर 900 मॉलिक्यूल, ग्राम वाले की मैम ज़्यादा होगी। बिल्कुल बिल्कुल 900 की ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का वेट डिफरेंट है। ठीक है, ये 250 ग्राम है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम है, टेम्परेचर सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स कम है। इसके अंदर टेम्परेचर सेम है लेकिन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हर मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एनर्जी है, तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों की थर्मल एनर्जी सेम नहीं होगी, दोनों की सेम हीट नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसका वॉल्यूम मास ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। फॉर द सेम टेम्परेचर, ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर वेट सेम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब पहली वाले हमारे पास जो एग्जाम्पल थी, इसके अंदर क्या था, दोनों का वेट सेम था बट टेम्परेचर डिफरेंस था। तो जब टेम्परेचर डिफरेंट था तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी।
सेकंड फिगर के अंदर हमारे पास दोनों का टेम्परेचर सेम था लेकिन वेट डिफरेंट था। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका वेट ज़्यादा होगा उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो मास है, हमारे पास हीटिंग से और कूलिंग से जो है वेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़र्क पड़ता है वो उसकी थर्मल एनर्जीज पे पड़ता है, जो फ़र्क पड़ता है उसके वॉल्यूम पे पड़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे उतना ज़्यादा उसकी मतलब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंगली उसका वॉल्यूम चेंज होगा, डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन जो मास है वो सेम रहेगा, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। सिंस डेंसिटी हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और वॉल्यूम के, तो इफ वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, समझ आ गई ये वाली बात। तो अगर मैं लेट्स से हम कभी भी कोई भी बात हम जो हमारे पास हम हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइनिंग करेंगे या लेट्स से कभी भी हम कोई एग्जांपल न्यूमेरिकल करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है हीटिंग या कूलिंग की वजह से वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो वेट है बिफोर था वही वेट आफ्टर रहेगा। ठीक है, उसके वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, लेकिन उसका जो मास है वो इट वुड रिमेन सेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ये 5 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, एक दफ़ा मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, देख लो, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लो, फिर उसके बाद वी विल गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? Do you want me to revise anything? Do you want me to repeat anything? Okay, अब हम बात करते हैं अपनी हीट ट्रांसफर की। हमने हीट की बात कर ली, हमने टेम्परेचर की बात कर ली, हमने बेसिक जो है फैक्ट्स की बात कर ली। अब हम बात करें हीट ट्रांसफर क्या है। हीट ट्रांसफर क्या है? हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर अगर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या है? अच्छा, एनर्जी भी थर्मल एनर्जी। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी एनर्जी लाइट की फॉर्म में एनर्जी है, वो हम सिर्फ थर्मल एनर्जी की बात करेंगे हीट ट्रांसफर के अंदर। तो हमारे पास अगर थर्मल एनर्जी हमारे पास एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसफर हो रही है तो वो हमारे पास क्या? हीट ट्रांसफर। अच्छा, अब ये जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये इसकी रीज़न क्या है? इसका रीज़न है टेम्परेचर ग्रेडियंट। इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस ओनली देन हीट विल फ्लो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी, रिगार्डलेस ऑफ कि उसके पास कितनी भी हीट है। लेट्स से सिस्टम ए के पास बहुत ज़्यादा हीट है और सिस्टम बी के पास कम हीट है, हीट एनर्जी, लेकिन उन दोनों का टेम्परेचर सेम है या नियर है। ठीक है, तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट फ्लो के लिए, हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। जिस तरीके से मास ट्रांसफर के अंदर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होना ज़रूरी है, ठीक है, मास ट्रांसफर के लिए, उसी तरीके से हीट ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट होना ज़रूरी है। टेम्परेचर डिफरेंस ही ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो देयर वुड बी नो ड्राइविंग फोर्स, देयर विल हीट विल नॉट फ्लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर के दरमियान क्या फ़र्क है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों एक ही चीज़ है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट। हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर भी हम हीट के ऊपर फोकस करते हैं, हीट ट्रांसफर के अंदर भी हीट के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेजर फ़र्क है वो ये कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के मतलब उसने जब इनिशियली क्या उसके पैरामीटर्स थे, क्या टेम्परेचर था, क्या प्रेशर था, क्या इंटरनल एनर्जी थी, क्या इंथैल्पी थी, फाइनल स्टेट पे उसके क्या टेम्परेचर थे, क्या प्रेशर थे, क्या इंटरनल एनर्जी थी, क्या वर्क डन था। ठीक है, हम ड्यूरिंग उसने कैसे वो इनिशियल से फाइनल स्टेट अचीव की हमें ये नहीं पता होता थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैंने कहा कि एक हमारे पास जो है क्या कहते हैं कप है, उस कप को मैंने जो है हीट किया, इनिशियली उसका टेम्परेचर इतना था, इंटरनल एनर्जी इतनी थी, उसके ऊपर जो मैंने उसको हीट किया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, फाइनल उसका टेम्परेचर ये आ गया, फाइनल उसकी इंटरनल एनर्जी ये आ गई, फाइनल उसकी इंथैल्पी ये आ गई। सही है, तो थर्मोडायनेमिक्स के ना इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं, जबकि हीट ट्रांसफर के अंदर हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, तरीका क्या था। अब जो कप है उसने फाइनल टेम्परेचर रीच किया, अचीव किया, तो कैसे अचीव किया? बाय कंडक्शन किया, बाय कन्वेक्शन किया, बाय रेडिएशन किया। अच्छा, बाय कंडक्शन किया तो किस तरीके से किया, कौन मॉलिक्यूल्स ने किस तरीके से वाइब्रेट किया, मॉलिक्यूल्स ने पहले इस टाइम पे लेट्स से 1 मिनट पे उसने क्या टेम्परेचर गेन किया,
2 मिनट्स पे उसने क्या टेम्परेचर गेन किया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरीके से हो रहा है, हमें ये है कि इक्विलिब्रियम उसने कैसे अचीव किया, इनिशियली उसका क्या टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम था, उसकी क्या इंटरनल एनर्जी थी, क्या एंथैल्पी थी, क्या एंट्रोपी थी, फाइनली उसका क्या टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम हो गया, क्या एंथैल्पी हो गई, क्या एंट्रोपी हो गई। ठीक है, हमें नहीं इससे कंसर्न इन थर्मोडायनेमिक्स करने के बीच में क्या हुआ, 1 मिनट पे उसका क्या टेम्परेचर हो गया, 2 मिनट्स पे उसका क्या टेम्परेचर हो गया, किस तरीके से उसने टेम्परेचर अपना इंक्रीज किया, किस तरीके से उसका प्रेशर ड्रॉप हुआ। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर के अंदर करते हैं कि एनर्जी का क्या रेट है, किस हिसाब से किस रेट से एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। 1 मिनट पे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, 2 मिनट पे क्या इफेक्ट पड़ा, 2 मिनट्स पे उसने कितनी एनर्जी गेन की, 3 मिनट्स पे कितनी एनर्जी गेन की, 4 मिनट्स पे एनर्जी कितनी गेन की, 4 मिनट्स पे उसका क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ, कितना वॉल्यूम चेंज आया। ठीक है, तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में मेजर फर्क ही यही है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिफाइन कर रहा है, जबकि हीट ट्रांसफर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो भी फिनोमेना हो रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। समझ आ गई ये वाली बात? नहीं आई तो दोबारा से बता दूंगी, इफ समझ आ गई तो जस्ट जी मैम आ बता गई। दो। बस एक दफा रिपीट करता है। हाँ बता कर देते रिपीट। थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट के पैरामीटर्स को डिफाइन करता है कि इनिशियली हमारे पास सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज थी और फाइनल हमारे पास सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज थी। अब उसने इनिशियल से फाइनल कैसे अचीव किया ये थर्मोडायनेमिक्स हमें नहीं बता सकता, ये हमें क्या बताएगा, हीट ट्रांसफर बताएगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ और कैसे हुआ, किस रेट से उसने एनर्जी इंक्रीज की या डिक्रीज की, किस रेट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस मिनट पे लेट्स से 10 मिनट्स पे उसका क्या टेम्परेचर था, क्या एनर्जी थी, 20 मिनट्स पे उसका टेम्परेचर क्या था, क्या एनर्जी थी। जबकि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात करता है, हीट ट्रांसफर जो है उस इनिशियल और फाइनल के बीच में जो हो रहा है उस सबको डिफाइन करता है। ठीक है, समझ आ गई वाली बात? समझ आई या नहीं आई? जी मैम। नहीं आई तो प्लीज बता दो, मैं दोबारा से समझा दूंगी, लेकिन इस तरह कंफ्यूज नहीं रहना। ठीक है, आगे बिल्कुल मैं भी समझ वो गया। होने की जरूरत। सही है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये बात याद रखो, इक्विलिब्रियम अचीव कैसे किया उसने, मतलब इक्विलिब्रियम उसने अचीव किया तो उसकी वह क्या प्रॉपर्टीज है, इक्विलिब्रियम से पहले क्या प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, एक सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है। अब जैसे मैं कप रखा हुआ है, मैंने चाय का, यहाँ पर मैंने चाय का कप रखा हुआ है, तो चाय का कप गर्म है, अभी उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, लेट्स से इसकी बात करते हैं, कप है, अभी इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कुछ इनिशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब इसने क्या किया, हीट लॉस की, इसने हीट लॉस की इन्वायरमेंट के अंदर। हीट लॉस के बाद क्या हुआ, इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया। इक्विलिब्रियम क्या होगा कि ये कप और इन्वायरमेंट दोनों एक ही टेम्परेचर पर आ जाएंगे, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर कप का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया इस कप ने। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता चल रहा है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम से पहले क्या प्रॉपर्टीज थी और इक्विलिब्रियम के बाद क्या प्रॉपर्टीज। हीट ट्रांसफर हमारे पास क्या बता रहे हैं कि इसने ये प्रॉपर्टीज कैसे अचीव की, इसने इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया। पहले मिनट लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी होता है, इसने कितना हमारे पास टेम्परेचर लॉस किया, इसने कितनी हीट लॉस की, सही है, 1 मिनट के अंदर इसके ऊपर क्या फर्क आया, इसने लेट्स से कितना लंबा टाइम लगाया। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि गर्मियों में जो चाय है वो ठंडी होने में लेट्स से 20 मिनट्स लग जाते हैं, सर्दियों में वही चाय ठंडी होने में 5 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वेरी करे। गर्मियों में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट जो ट्रांसफर है वो देर से हो रही है। सर्दियों में टेम्परेचर एनवायरनमेंट का बहुत कम है, तो यानी टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफर बहुत एफिशिएंट है। तो सर्दियों में चाय ठंडी जल्दी होती है, गर्मियों में चाय देर से गर्म होती है। ये मुझे किससे पता चला, हीट ट्रांसफर से, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पता चला। थर्मोडायनेमिक्स से मुझे क्या पता चलेगा कि जो है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेरा सर्दियों में जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, गर्मियों में मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। सर्दियों में चाय का टेम्परेचर जो है मेरा लेट्स से 5 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, गर्मियों में चाय का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। बस कितने टाइम में चाय ठंडी हुई, कितनी सर्दियों में, कितनी गर्मियों में चाय कितनी देर में ठंडी हुई, इस ये हमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा, ये हमें हीट ट्रांसफर बताएगा। सही है, 1 मिनट 10 मिनट के बाद चाय का टेम्परेचर क्या था, 20 मिनट के बाद चाय का टेम्परेचर क्या था, ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताएगा। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बताएगा कि इक्विलिब्रियम पे क्या उसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम से पहले क्या कंडीशन थी,
कितनी देर में चाय ठंडी हुई, कितने टाइम में चाय ठंडी हुई, उसको कितना टेम्परेचर सस्टेन करना पड़ा, उसने कितना टेम्परेचर अपना लूज किया, उसने कितनी हीट लूज की, ये सारी चीज़ें हीट ट्रांसफर से पता चलेंगी। थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पता चलती है कि इक्विलिब्रियम, चाय मैंने ला के रखी, सही है, तो उस वक्त चाय का क्या टेम्परेचर था, उस वक्त चाय का क्या प्रेशर था, उस वक्त चाय का क्या वॉल्यूम था, उस वक्त चाय की इंटरनल एनर्जी कितनी थी, उस वक्त चाय के ऊपर कितना वर्क डन किया था, ये थर्मोडायनेमिक्स से पता चलेगा इनिशियल। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो चाय ठंडी होने का प्रोसेस है, उसके दौरान जितनी भी कैलकुलेशन हो रही है वो हीट ट्रांसफर से होगी, वो एक थर्मोडायनेमिक्स से नहीं होगी। थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इनिशियल और फाइनल कैलकुलेशन करता है। समझ आएगी वाली बात या नहीं आई? प्लीज बताओ। आ गए मिस। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट थर्मोडायनेमिक्स से पता चलती है, और उस स्टेट को कैसे अचीव करना है ये हीट ट्रांसफर से पता चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। सेम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही लगेंगे इसके अंदर। अच्छा, जो फंडामेंटल लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर है ये 5 है। ठीक है, अभी हम जो करंटली पढ़ रहे हैं वो सिर्फ अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। बाकी जो 3 लॉज हैं वो हम ग्रेजुअली जैसे हम कंडक्शन करेंगे, कन्वेक्शन करेंगे, रेडिएशन करेंगे, तो वो साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर के लॉज की। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इंप्लीमेंट करते हैं हीट ट्रांसफर के अंदर भी, क्योंकि हम बात करें हीट के बारे में, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हमारे पास हीट के बारे में ही है। ठीक है, तो जो लॉज थर्मोडायनेमिक्स है वो हीट ट्रांसफर पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पहला लॉ क्या है हमारे पास पहला लॉ बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरा लॉ हमारे पास बताता है डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो। अच्छा, इसके लिए मैं दोबारा से स्लाइड्स बैक करूंगी। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या है, हमारे पास एग्जांपल थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हॉट मेटल था, कोल्ड वाटर था। ठीक है, जितना इस हॉट मेटल के ने हीट लूज की है, उतना ही इस कोल्ड वाटर के अंदर ने हीट गेन की है। तो ये क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये दोनों उस वक्त तक हीट एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। हॉट मेटल उस वक्त तक हीट लूज करते रहेगा जब तक कि हॉट मेटल का टेम्परेचर करस्पॉन्ड नहीं कर जाता कोल्ड वाटर के टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट ट्रांसफर के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत सारी जगहों पे हम यूज करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। सेकेंड लॉ हमारे पास बताता है हीट फ्लो की डायरेक्शन। तो ये वही बात हो गई कि हीट हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब जिस चीज़ का भी टेम्परेचर हाई होगा, हीट वहाँ से स्केप करेगी और इट विल मूव टूवर्ड्स दी लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, हमेशा, अनलेस एंड अनटिल आप उसके ऊपर कोई वर्क डन ना करो, जनरली क्या होगा, हमारे पास हीट हमेशा हायर टू लोअर टेम्परेचर ही ट्रेवल करेगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास बताता है कि हमारे पास टोटल एनर्जी इट वुड बी सेम। तो एनर्जी हमारे पास क्या कहते हैं, जब एनर्जी टोटल सिस्टम की सेम है तो ऑब्वियसली बात है जितनी एक बॉडी एनर्जी लूज करेगी दूसरी बॉडी उतनी ही एनर्जी गेन करेगी। ठीक है, तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी सिस्टम की एनर्जी और अपनी इंडिविजुअल बॉडीज की एनर्जी भी, कि ए बॉडी की कितनी एनर्जी और बी बॉडी की कितनी एनर्जी है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास डायरेक्शन बता रहे हैं। तो उससे ऑब्वियसली बात है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमेशा हीट वहाँ से स्केप करके जिसका टेम्परेचर लो होगा उस तरफ मूव करेगी। तो हम इजीली बाय यूजिंग द क्या कहते हैं टेम्परेचर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते